Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और जैसे कि हम लोग स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी को प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर रहे थे, उसी को ही आज के सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म यूरोप के अंदर कैसे चला। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर नेशनलिज्म के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने आपको बताया था कि नेशनलिज्म कैसे उभर के आया है। But before, as always, I'm most welcoming you all the students who have just joined on this platform. मैं यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाता हूँ. I teach on the Let's Crack UPSC CSE platform and I've been teaching history and art and culture since last very few years है ना. मैं इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ. I'll suggest you कि आप हमारे साथ जुड़िए on the अनअकैडमी प्लस platform where I conduct daily live classes regarding the history and the art and culture, जहाँ आपको डेली डाउट शेयरिंग सेशंस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस मिलेगा, मेरे टेस्ट एंड क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अभी मेरा अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन वाला कोर्स चल रहा है जो अभी 80 आवर्स का कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। दिस इंक्लूड्स द मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज द नेशनल मूवमेंट, और इसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग और बाकी सारी प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप हमारे इसके अंदर जुड़ सकते हो बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर मेरा एक और नया कोर्स आ रहा है 18 जनवरी से 18 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। अगर आपने इस बार की मेंस एग्जाम देखी होगी तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के अंदर काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें आई थी, वो भी मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। आप ये भी जुड़ सकते हो। साथों साथ कल मतलब हम लोग को 12 ऑफ जनवरी के दिन मेरा 2021 का दिन, सॉरी 12 जनवरी 2021 के दिन मेरा इनफैक्ट कल एक स्पेशल क्लास है। अगर आपको पता होगा, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। आई सजेस्ट यू कि आप जुड़िए हमारे साथ कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और कोविड-19 को एक दूसरे को इम्पैक्ट की है, उसके ऊपर मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को ये क्लास अटेंड करने के लिए। आप देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी गिव ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द एप्लीकेशन, यू कैन वॉच माई स्पेशल क्लासेस, दिस आर फ्री क्लासेस। यहाँ पे मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की भी बहुत सारी सीरीज निकाली हुई है। एक बार आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलेंगे, मेरे जितने भी कोर्सेज उसका एक्सेस मिलेगा, और भी जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। ऐसा नहीं होगा खाली हिस्ट्री के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है। यू आर सपोज टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब एक सब्सक्रिप्शन में जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे 3000 से ज्यादा स्लाइड्स आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। आज ही डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को, अपने गोल को यूपीएससी सीएसई चूज करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। दो पैकेजेस आपके पास अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलती है, वेयर एज प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको आंसर राइटिंग से लेके जो कोर्सेज चलते हैं उन सब के अंदर मदद मिल जाएगी। एक साल का है 44,500 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। यहाँ पे EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। यू आर मोस्ट वेलकम टू यूज द EMI ऑप्शन एंड जॉइन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। 2 साल का 64,800 और 3 इयर्स का 81,000। तो यू कैन सी कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जनरल स्टडीज के लिए। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो 1 ईयर का 62,550, 2 इयर्स का 96,300 एंड 3 इयर्स का 1,26,900 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लीजिए साहब, 1 साल 2 साल 3 साल का, ये डिस्काउंट कोड मत भूलिएगा। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑल थ्रू आउट द सब्सक्रिप्शन पीरियड, है ना। इसके साथ साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन कोर्सेज अवेलेबल है, 1 साल 2 साल 3 साल के। पर उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी सीएसई का GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन लीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। 1 साल का 88,705 रुपीज के अंदर आपको पूरा कवर हो जाएगा। इसमें भी आप डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव। ये PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट आराम से कवर हो जाएगा। अगर आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 88,705 होता है, पर अगर आपने कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 70,000 रुपीज के अंदर कवर हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सब्सक्रिप्शन अगर आप अलग अलग लेते हो GS और ऑप्शनल का, तो इट बिकम्स क्वाइट कॉस्टली। यू कैन ऑलवेज चूज फॉर द कंबाइंड सब्सक्रिप्शन, तो ज़्यादा आपको चीप पड़ जाएगा, थोड़ी फीस आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा आज से ही हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है 2021, 22 और 23 के एक्सपीरियंस के लिए, एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस बाय टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्काउंट कोड यूज करना है PN लाइव। PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड, और ये डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद आप कोई भी बैच के अंदर जुड़ सकते हो। एक्सपीडिशन हो गई या आपकी मिशन 2021 हो गई या 11 जनवरी के अंदर, इंक्लूडिंग NCERT की बैचेस भी शुरू हो रही है, आप इसको भी जरूर से अटेंड करिएगा। आइकॉनिक की फीस बढ़ रही है, सो आई सजेस्ट यू कि यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल बिफोर द फीस आर इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। खैर, ये तो अनअकैडमी के बारे में था। लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर नेशनलिज्म के बारे में बताया था
और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म एक ऐसी चिड़िया है जो रातों रात नहीं आती है। और हमने ये देखा था कि नेशनलिज्म का पूरा पर्सपेक्टिव है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। और सबसे मूलभूत फैक्टर नेशनलिज्म के अंदर कोई भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टोरी है वो भी बताई थी साहब। उसके साथ साथ मैंने आपको एक आइडिया बताया था, व्हाट इज अ नेशन। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि राष्ट्र किसे कहते हैं, और आपको ये बताया था कि राष्ट्र की डेफिनेशन क्या हो सकती है साहब। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि नेशनलिज्म में लिबरल्स का क्या रोल था साहब। ये लिबरल्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो हम लोग कह सकते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी के द्वारा लिबर्टी को प्रोनाउंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम चाहते हैं कि संसार के अंदर आदमी, हर एक इंसान फ्री होना चाहिए। और मेनली इसी के कारण हमको पता चलता है कि यूरोप के अंदर जो ओल्ड सिस्टम हुआ करती थी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, राजाशाही के रूप में पहचानते हैं। राजाशाही के सामने वी द पीपल, मतलब जो लोगों का उत्पादन, जो इनफैक्ट या लोगों की जो फीलिंग्स है वो उभर के आती है, उसी को ही राष्ट्रवाद के साथ पूरा का पूरा टॉपिक को जोड़ा जा सकता है ना। तो मोनार्की वर्सेस वी द पीपल की जो कहानी है, वहां पे आपको जो लोगों को संगठित होने की जो फीलिंग आती है, यूनिफाइड होने की फीलिंग आती है कि हम एक है, हमारी कल्चर एक है, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा खाना पीना एक है, तो हमको इकट्ठा होना चाहिए, वी शुड डू समथिंग फॉर अस, एंड हेंस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू द पिक्चर, है ना। तो हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर नेशनलिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ चलती है, वो सब देखा था। हमने आपको बताया था कि नेशनलिज्म की जो आंधी है यूरोप के अंदर चलनी कब से शुरू हुई। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि 1789 के अंदर जब फ्रांस की क्रांति होती है तो सबसे पहले नेशनलिज्म की इनफैक्ट गंगा जमुना बहेगी। उसके बाद हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि 1799 तक आते आते यही फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन पावर के ऊपर आता है तो राष्ट्रवाद और मजबूत हो जाएगा। 1815 तक आते आते नेपोलियन को हराया जाता है और वियना ऑर्डर के द्वारा या वियना सिस्टम के द्वारा ये राष्ट्रवाद को तोड़ा जाता है। होता यह है कि वियना ऑर्डर जो है वो ओल्ड ऑर्डर को फिर से री एस्टेब्लिश करने के लिए, मोनार्की को फिर से इनफैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए अपना काम कर रही है। और साथों साथ हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि वो नेशनलिज्म को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करती है और जितने भी कंट्रीज थे उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। तो पीपल्स मूवमेंट को वो क्रश करने की कोशिश करती है। होता है उसका उल्टा कि वियना सिस्टम ने ये सोचा था कि राजाशाही फिर से आ जाएगी, हुआ उसका उल्टा। और 1830 तक आते आते यूरोप के अंदर एक और रिवॉल्यूशन हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द जुलाई रिवॉल्यूशन, है ना। तो वी विल फाइंड वन मोर रिवॉल्यूशन इन यूरोप 1830, और दूसरा एक होता है 1848 के अंदर। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 1830 के रिवॉल्यूशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, और ये 1830 का ही रिवॉल्यूशन था जिसके भाग के रूप में हमको पता चलता है कि बेल्जियम जैसा एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि ग्रीस जैसा एक कंट्री भी इसके बाद इंडिपेंडेंट होगा। इटली के अंदर इसके बाद राष्ट्रवाद की गंगा जमुना और मजबूत होगी, और जर्मनी की राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना है वो भी और तेजी से बढ़ने की शुरुआत होगी। खैर, इटली और जर्मनी अभी कंट्री नहीं बनेंगे, पर बेल्जियम और ग्रीस 1830 तक आते आते अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा देते हैं फ्रॉम दी इंपीरियल अथॉरिटीज, मतलब इनके ऊपर जो राजाशाही थी वहां से इसको हटा दिया जाता है। जैसे बेल्जियम जो था वो नेदरलैंड्स का पार्ट हुआ करता था, जिसे हम लोग हॉलैंड के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं। और ग्रीस की हमने बात की थी कि इट वाज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था टर्की के अंदर, उसी का ही भाग था। वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो राष्ट्रवाद बहुत ही अद्भुत चीज थी। 1830 तक आते आते बहुत बड़ी क्रांति होती है यूरोप के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि पब्लिक चाहती थी कि उनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। ये हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था। अब आज के क्लास के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद को बेसिकली प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स लगते हैं। यू नीड मल्टीपल टूल्स टू प्रोपोगेट नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड साहब, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो आज की फीलिंग आती है, नेशनल फीलिंग कहते हैं, हम कहते हैं कि हिंदी है, हम है वतन हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसके ये गुलसिता हमारा साहब, है ना। तो हमारे अंदर ये फीलिंग कब आती है? हम जब गाते हैं, हमारा नेशनल एंथम गाते हैं, जन गण मन गाते हैं, हम लोग वंदे मातरम गाते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है एक एक व्यक्ति के रूप में हमारे अंदर, जहां हमको लगता है कि भाई हम यूनाइटेड है, लेट्स बी यूनाइटेड, लेट अस टुगेदर फाइट, है ना, हमारे जो इश्यूज है वो हम लोग करेंगे। ये कहाँ से आती है साहब? तो ये जो पूरी की पूरी नेशनल फीलिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है। ये इमेजिनेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार की फीलिंग्स डेवलप करने के पीछे बहुत सारी पोएट्री की मदद ली जाती है, बहुत सारे म्यूजिक की मदद ली जाती है, बहुत सारी स्टोरीज की मदद ली जाती है, कहानियां बनती है, कहानियां बनानी पड़ती है, कुछ कुछ रियल इनफैक्ट इंसिडेंट्स होते हैं,
उनको भी इंक्लूड किया जाता है। और इन सब के द्वारा बेसिकली अगर आप देखोगे पेंटिंग्स का डेवलपमेंट होता है, फिर लेटर ऑन आप देखोगे तो फिल्म्स का डेवलपमेंट होगा, लिटरेचर इस प्रकार से बनेगा जहाँ पे ऑथर्स जो भी साहित्यकार होंगे, जो भी बड़े बड़े थिंकर्स होंगे, ये सब के सब लोग इनफैक्ट ये नेशनल फीलिंग को डेवलप कराने के लिए काम करेंगे साहब, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि नेशनलिज्म जो है वो राजा की तलवार के साथ साथ, अगर आप कहीं पे टेरिटरी बिल्ड कर दो, आप अपनी टेरिटोरी एक्सपांड कर दो, तो क्या उसके कारण राष्ट्रवाद आ जाएगा? नहीं माय फ्रेंड, ठीक है। राष्ट्रवाद लाने के पीछे आपको उसके अंदर वो थॉट डालना पड़ेगा। ये जो थॉट आप इंक्लूड कर रहे हो, ये कैसे माध्यम से कर रहे हो? हाउ यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड द थॉट ऑफ नेशनलिज्म, है ना। आप किस तरह से अपने जो विचार है, वो राष्ट्रवाद के जो विचार है, आप उसको मजबूत करवा रहे हो, आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करवा रहे हो, वो सब कुछ फर्क पड़ेगा साहब, ठीक है। तो ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन की जो कहानी है, जो नेशनल फीलिंग्स को इनफैक्ट बरकरार रखने में और नेशनल जो फीलिंग है उसको आगे लेके जाने की मदद करती है, उसी के साथ ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, समझे। तो एनसीईआरटी में ये इंटरेस्टिंगली दिया हुआ है कि आप इनफैक्ट राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे लाते हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी भी ये कहती है कि नेशनलिज्म का जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, इट डिड नॉट केम ओनली थ्रू द वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। मतलब राजा ने कोई विस्तार जीत लिया है, अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे किंग है, उसने ये किंग ने अपनी टेरिटरी है, ये टेरिटरी को एक्सपांड करके एक और एरिया जीत लिया, दिस इज द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी, तो क्या ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिक के अंदर राष्ट्रवाद आ जाएगा? नहीं माय फ्रेंड साहब, ठीक है। राष्ट्रवाद आने के पीछे का एक मुख्य कारण अगर जो है उसमें है आपकी संस्कृति। और संस्कृति के अंदर भी जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं, तो हमको जो आइडिया ऑफ अ नेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आज की तारीख में मैं कहता हूँ आइडिया ऑफ इंडिया, ये क्या है साहब, ठीक है। व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडिया ऑल अबाउट? आइडिया ऑफ इंडिया क्या कहना चाहता है, भारत का जो विचार है ये किस तरह से चलता है। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो कल्चर के ऊपर चलता है साहब, वो कहानियों के ऊपर चलता है, वो स्टोरीज के ऊपर चलता है, म्यूजिक के ऊपर चलता है। वैसे ही यूरोप के अंदर जो अलग छोटी छोटे कल्चर्स हुआ करते थे, जैसे जर्मन्स का खुद का कल्चर था, इटालियंस का खुद का कल्चर था, फ्रेंच का खुद का कल्चर था साहब, ठीक है। और बेल्जियंस खुद अपने कल्चर के अंदर मानते थे, फ्लैमिश, फ्लैंडर्स, ये सब अलग अलग रीजन आपको मिल जाएंगे बेल्जियम के अंदर। वहां लोगों की सोच कुछ अलग हुआ करती थी, बहुत ही अद्भुत प्रकार की थी साहब, ठीक है। तो आर्ट हो गया, पोएट्री हो गया, स्टोरीज हो गई, म्यूजिक हो गई, उसके द्वारा लोगों ने अपनी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को हाईलाइट कराने की कोशिश की है कि हम ये है, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म साहब, ठीक है ना। तो आप इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें इस तरह से हाईलाइट करते हो जिसके अंदर बहुत ही आपको कंट्री के प्रति अपना स्नेह जताने की कोशिश करते हो। आज आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जहां पे हम लोग मदरलैंड के रूप में उसको वर्शिप करने की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि ये देश हमारी माता है, राइट साहब, ठीक है। सो व्हाई वी कंसीडर दिस थिंग एज ए मदरलैंड, हाँ, उसके पीछे का कारण क्या है? तो वो भी आपके एक रोमांटिसिज्म का ही पार्ट है, बिकॉज वी वर्शिप मदर इंडिया, एक मदरलैंड के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। तो उसके पीछे भी आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया ऑफ जो पोएट है, ऑथर है, उसके अंदर देखने को मिलेगी साहब, चीजें, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन यूरोप के अंदर एक पूरी की पूरी मूवमेंट चलती है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जहां पे लोगों के अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट डेवलप हो, उसके लिए काम करने की शुरुआत होती है बाय मल्टीपल ऑथर्स एंड द आर्टिस्ट। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि देखिए, हमारा अगर देश को मजबूत बनाना है, अगर हमको एक कंट्री के रूप में आगे चलना है, तो हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी ग्लोरी, हमारी लिटरेचर, इन सब के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा साहब, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे पोएट्स हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, कलाकार हुआ करते थे। इन्होंने ये कहा कि यार हम लोग खाली विज्ञान के रूप में और खाली रीजन के रूप में, कोई तर्क देने के आधार के रूप में हम लोग यूनिफाई नहीं हो पाएंगे। हम ये कहेंगे कि देखो, हम लोग को यूनाइटेड होना है तो हमको फायदा होगा, या अगर हम इकोनॉमिकली हम लोग को बहुत फायदा होगा अगर हम लोग यूनिटी रखेंगे। तो ये चीज कितनी हद तक वैलिड है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर बार ये वैलिड नहीं हो सकती है। रोमांटिक फीलिंग एक ऐसी फीलिंग है जो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के अंदर डेवलप हुई है, और वो बेसिकली बहुत हावी होती है कंपेयर टू साइंस। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को कन्विंस कराना हो, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू कन्विंस समवन कि यार हम लोग को एक कंट्री बनाना चाहिए, लेट अस मेक अ कंट्री साहब, ठीक है। और व्हाई वी शुड बी यूनाइटेड, व्हाई वी शुड बी यूनाइटेड, हाँ,
वाई वी शुड बी यूनाइटेड। अगर किसी को ये बोल देते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमको इकट्ठा क्यों होना है, उसके पीछे दो तर्क दिए गए। एक तर्क ये दिया गया और कहा गया कि इसके पीछे हमको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, और रीजंस के अंदर बोला गया कि हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा साहब, हम लोग बेसिकली इजी मूवमेंट कर पाएंगे। इजी मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, ये वो फला ढीम का साहब, ठीक है, और बाकी सारा हमको अदर एडवांटेज भी इसके अंदर मिल जाएगा साहब। एक कारण ये दिया गया है, दिस इज द प्राइमरी रीजन। ये दूसरा रीजन किसी ने दिया कि वी शुड बी यूनाइटेड because we had a shared history. We should be united because we same the same culture. We should be united because we had a glory in the past and we can once again revive the glory of the past. हम लोग का एक इतिहास था, हमारी एक संस्कृति थी, और हमारा इनफैक्ट एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जहां हम लोग कुछ ना कुछ तूफानी कर सकते थे पीछे, फिर से हम लोग वो दोहराएंगे। तो एक व्यक्ति को जब दिमाग के अंदर विचार आता है कि हमको एक होना है, तो उसके पीछे वो कौन सा रीजन देखेगा साहब, ठीक है। तो एक कॉमन मैन जो होता है उसको ये लगता है कि अगर हम लोग ऐतिहासिक रूप से एक है तो हम लोग बेसिकली आज की तारीख में फिर से एक हो सकते हैं। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट लोगों को बहुत जोड़ता है। आज भारत यूनाइटेड है, उसके पीछे का एक कारण है हमारी फीलिंग्स। हमारे अंदर जो राष्ट्र, बाकी इंडिया यूनाइटेड है, उसके पीछे हमारा खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, कि भाई हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बढ़े, वन नेशन वन मार्केट बने, ये सब कुछ ऐसा। पर उसके पीछे की जो मेनली इनफैक्ट इमोशंस है, हम लोग कहते हैं कि राइट फ्रॉम द वैदिक एरा, राइट फ्रॉम द हड़प्पन्स, हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे रहने आने वाले लोग हैं, यहाँ पे बसने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति अभी तक नहीं बदली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग उस टाइम पे रहा करते थे, कुछ उसी प्रकार की जीवन शैली, द सेम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर फॉलोइंग साहब, है ना। तो चाहे आइडल वर्शिप पकड़ लो, वो चाहे रिचुअल ब्रीदिंग हो गई, नदियों में जाके डुबकी लगाना हो साहब पाप धोने के लिए, कितनी सारी चीजें हम लोग की। तो हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो हम लोग की अभी भी सेम है। तो इंसान के अंदर जब इनफैक्ट समाज के अंदर बिलीफ सिस्टम अगर हम लोग यूनिफाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर की जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म की, वो बढ़ेगी। यूरोप के अंदर देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। पहला ग्रुप कह रहा था कि हम लोग को कारण देने पड़ेंगे पब्लिक को, हमारी प्रजा को, और उनको कहेंगे कि यूनाइटेड हो जाए। देयर वाज अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कह रहा था कि नो, हमको कारण देने की जरूरत नहीं है कि भाई हम लोग का विकास होगा, ये वो, अरे वो तो सेकेंडरी पोर्शन है, वो तो होगा ही है। अगर किसी को कन्विंस करना हो कि भाई एक कंट्री के रूप में हमको आगे बढ़ना है, अगर किसी को कन्विंस करना हो कि एक समाज के रूप में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव देम द इमोशनल एस्पेक्ट। हम लोग को हमारा शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड ट्रेडिशंस, हमारी जो पूरी की पूरी इतिहास थी, वो सब अगर हम लोग लोगों को बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर जो फीलिंग है वो इकट्ठी होने की शुरू हो जाएगी साहब, ठीक है। सो द इफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एट द बेसिस ऑफ द नेशन। एक राष्ट्र के रूप में हमको कैसे आगे जाना चाहिए, वहां पे शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज का जन्म देंगे तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। इसी के कारण बहुत सारी रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स आपको यहाँ पे डेवलप होती है। एक जर्मन फिलोसफर थे जिसका नाम था जोहन गॉटफ्रिड। इनके बारे में इनफैक्ट इन्होंने ये बताया है कि जर्मनी के अंदर हमारा जो कॉमन कल्चर है, जो कॉमन लोग हैं, वो सबके सब इकट्ठे होंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली इनफैक्ट है ना यूनिफिकेशन आएगा। वो कॉमन मैन को दास वॉल्क कहते हैं। दास वॉल्क का मतलब बेसिकली कॉमन पीपल साहब, ठीक है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर हम लोग फोक सॉन्ग्स लिखते हैं, फोक पोएट्री कंपोज करते हैं, फोक डांसेस को लिखेंगे साहब, है ना, फोक डांसेस को कंपोज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तो उसके कारण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नेशन की जो फीलिंग है वो पॉपुलर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोक सॉन्ग्स होते हैं, कोई भी फोक सॉन्ग्स हो गए साहब, है ना, तो स्थानिक गाने हो गए साहब, है ना, स्थानिक पोएट्री हो गई साहब, स्थानिक कोई भी डांसेस हो गए साहब, एनीथिंग यू कैन इंक्लूड ओवर हियर। ये सब के सब जितने भी आपके फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस हो गए, इन सब के अंदर कॉमन चीज एक ही है कि ये इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब ही ये स्थानिक है साहब, ये कहीं बाहर से आए हुए नहीं है। और वहाँ के जो कॉमन मैन इनफैक्ट अपना जीवन जीता है, उन सबको यहाँ पे पोर्ट्रे कराता है। जैसे भारत के अंदर फोक डांसेस कितने हैं, आप इंडिया के स्टेट्स के अंदर चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाओ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक आध फोक डांस दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कि कॉमन मैन को बॉन्ड करता है कि देखो हमारा कल्चर एक है। जर्मनी के अंदर ये जोहन गॉटफ्रीड हर्डर करके जो फिलोसफर था, वो यही कहता है कि कॉमन मैन के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अगर हमने इसको प्रमोट किया, इसको कलेक्ट किया, इसको रिकॉर्ड किया, इसको पब्लिश किया फोक कल्चर को,
तो ऑटोमेटिकली हमारा नेशन बिल्डिंग और स्ट्रांग होगा, है ना। तो भारत के अंदर कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, साहब, है ना। आपने ये सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये डीडी नेशनल के ऊपर चला करता था। स्टिल रिमेंबर जब हम लोग छोटे थे, when we were young, so I used to see in the television डीडी नेशनल के ऊपर। बहुत अद्भुत लगता था मुझे कि भाई साहब देखिए क्या बढ़िया सी इनफैक्ट, है ना, चीज़ें चल रही है उसमें। अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग रीजन से आते थे, क्रिकेटर्स थे, फिल्म स्टार्स थे, है ना। और इन सब ने ये चीज़ों को हाईलाइट कराया था। तो देखो कल्चरल चीज़ों के रूप में अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पिरिट इनफैक्ट स्ट्रांग होती है नेशनलिज्म की, साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वर्नाक्युलर लैंग्वेज को फोकस किया गया। वहाँ की जो फोक स्टोरीज हुआ करती थी उसको फोकस कराने की कोशिश की। साथों साथ इनफैक्ट इनका ये भी मानना था कि हमारा जो मैसेज है वो नेशनलिज्म का मैसेज इनफैक्ट लोगों को पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली फोक स्टोरीज कह के लोगों को कन्विंस करा दो। इसके बाद हमको यूनिफाई करना है। हमारे अंदर जो नेशनलिज्म है वो तो आनी ही चाहिए, साहब, ठीक है। तो हमने बेसिकली कहानियों के द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश की है। एंड इन दिस कंडीशंस वी कम टू नो दैट जर्मनी के अंदर कुछ इस प्रकार की नेशनलिज्म के अंदर इनफैक्ट लोगों ने रोमांटिसिज्म बनाने की बात की। रोमांटिसिज्म का मतलब वही है कि ऐसा पोर्ट्रे किया कि देखो हमारा कल्चर एक हो जाएगा, साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल दिया है कंट्री का जिसका नाम है पोलैंड। अब देखिए पोलैंड की क्या कहानी है, साहब, ठीक है। पोलैंड एक्चुअली क्या होता है कि आज की तारीख में हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखता है। पोलैंड अगर आप देखोगे तो पोलैंड आज की तारीख में इंडिपेंडेंट कंट्री है, साहब। पर पोलैंड पहले इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, ठीक है। पोलैंड कुछ कुछ रीजन्स अगर आप देखोगे तो रशिया ने कंट्रोल करके रखे थे। कुछ कुछ रीजन अगर आप देखोगे तो आपको प्रशिया के कंट्रोल में दिखेंगे। प्रशिया का मतलब क्या है कि जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट था, साहब, ठीक है। इंक्लूडिंग पोलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको ऑटोमेंस का भी प्रभाव वहां पे दिखता है। वी कम टू नो that the Ottomans were also controlling some regions of Poland, साहब, ठीक है ना। so we see that प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब बेसिकली पोलैंड के पास था। अब देखिए पोलैंड ने इसको पोलैंड के रीजन्स को कैप्चर करके रखा था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि पोलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था। पोलैंड के जो भी रीजन्स थे दे वर कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, साहब। अब आप देखने की कोशिश करिए कि पोलैंड के अंदर वहाँ का जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन को डिवाइड किया है कि नहीं किया गया है, साहब, ठीक है। पॉलिश पीपल वहाँ के लोग हैं, इनको क्या कहते हैं, पॉलिश पीपल, साहब। पोलैंड के लोग हैं, इसके लिए इनको पॉलिश कहा जाता है। अब ये पॉलिश लोग कहेंगे कि यार हमारा राष्ट्रवाद क्या, साहब, ठीक है ना। तो वो तो वही बात हो गया कि हमारी राष्ट्रवाद आपको क्रांति लगती है और तुम्हारी राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपने देखा होगा कि साड़ा और तोड़ा के बीच में क्या चल रहा था, साहब, ठीक है। तो एक एग्जांपल आता है कि भाई तुम्हारा जो कुत्ता है वो इनफैक्ट आप इस तरह से प्रमोट कर रहे हो कि वो बहुत ही प्यारा है और हमारा कोई काम का नहीं है। तो पॉलिश लोगों का भी यही मानना था कि यार हम लोग इनफैक्ट अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड है। कुछ रीजन्स प्रशिया ने लेके रखे, मतलब जर्मनी ने लेके रखे है। कुछ रीजन्स रशिया ने लेके रखे हैं। कुछ रीजन्स ऑस्ट्रिया ने लेके रखे हैं। तो व्हाट विल द पॉलिश पीपल डू, साहब, है ना। पॉलिश पीपल ने डिसाइड किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि सर हम एक ही काम कर सकते हैं, इसमें एक ही काम हो सकता है। वो क्या है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अंदर हम लोग बेसिकली फोक कल्चर को प्रमोट करते रहे। इन स्पाइट ऑफ वी आर डिवाइडेड इन प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, द पीपल ऑफ पोलैंड आर सेम। उनकी संस्कृति एक ही है, साहब, ठीक है। तो आधे इधर थे, आधे उधर थे, आधे कहीं और थे, पर इनके अंदर राष्ट्रवाद को प्रमोट करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के गाने लिखे गए, अलग अलग कविताएं बनती है। तो उसके कारण पोलैंड का राष्ट्रवाद चलता रहा। यही पोलैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश हो जाएगा, साहब, ठीक है। सो इवन दो नो लॉन्गर पोलैंड एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, संगीत का उपयोग किया, इन्होंने भाषा का उपयोग किया और बेसिकली पोलिश नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एंड हेंस वी कम टू नो दैट एक इनफैक्ट पोलैंड के ही लीडर थे जिनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की। इन्होंने पूरी की पूरी पोलैंड की नेशनल स्ट्रगल है उसके अंदर इन्होंने ओपेरा गाया। अगर आपने देखा होगा ओपेरा म्यूजिक है जहाँ पे गाया जाता है। इन्होंने फोक डांसेस जो थे बेसिकली, जिसका नाम था पोलोनाइज एंड मजूरका, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर खाली फोक डांसेस का सिग्निफिकेंस देखिए और उसको एक नेशनलिस्ट सिंबल्स के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कराया। देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली डन, साहब, ठीक है। मैं आपको ये पोलैंड का हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्यों इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ? क्योंकि पोलैंड के अंदर कल्चर जो था वो सेम था। इसके लिए इन्होंने वहाँ के डांसेस वांसेस के द्वारा लोगों को यूनिफाई करने की कोशिश की। अब यही प्रकार का एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ।
अब इंडिया को भी यूनिफाई होना था। अब इंडियंस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे भी कुछ लीडर्स थे जिन्होंने फोक कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया था। इनफैक्ट हमने जो स्वदेशी कल्चर को प्रमोट किया था वो क्या था, वो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को तो बढ़ाएगा साहब, है ना। अगर हम लोग कोई भी चीज़ हमारी खुद की उत्पादन की हुई खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म मजबूत होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको क्या देखने को मिलता रहता है साहब, तो वी सी दैट बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट ये स्वदेशी कल्चर की तरफ चलेगी। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड द इंडियन सोसाइटी साहब एज अ होल साहब, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फोक डांसेस के लिए प्रयत्न हुए थे। और भारत के अंदर अगर आप आर्ट एंड कल्चर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा गण संगीत। क्या कहते हैं, गण संगीत। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड गण संगीत माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गण संगीत जो है वो बेसिकली पीपल्स म्यूजिक है। भारत का राष्ट्रवाद मजबूत हो इसके लिए ऐसे नाटक लिखे गए, ऐसे ही संगीत का निर्माण किया गया। और ये जो गण संगीत है ये पब्लिक को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए गाया जाता था, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा गाया जाता था। इसके अंदर की जो संगीत के जो जो लिरिक्स थे, मतलब जो बोल थे संगीत के अंदर, जो कोई भी गान होता है तो गान के अंदर जो शब्द का उपयोग किया गया था उसमें भी राष्ट्रवाद चलता है। तो इंडिया के अंदर भी इनफैक्ट इंडियन नेशनलिज्म ऐसे ही आया था। अंग्रेजों के सामने लड़ना है वो तो ठीक है, पर लड़ने के लिए पब्लिक को कैसे इकट्ठा करेंगे वो भी मैटर करता है। पोलैंड के अंदर भी इसी को ही रोमांटिक नेशनलिज्म कहते हैं। इंडिया के अंदर अगर आपको पता होगा इंडियन नेशनलिज्म कैसे आया, पेंटिंग्स के द्वारा आता है। तो जैसे इनफैक्ट ब्रिटेन के अंदर ब्रिटानिका या मदर ब्रिटानिया का कंसेप्ट आया, मदर जर्मेनिया का कंसेप्ट आया, तो हम लोग जब पेंटिंग्स की बात करेंगे, जब हम लोग इंडियन पेंटिंग्स की बात करेंगे, तो भारत के अंदर चित्रकला के रूप में कुछ कुछ लोगों ने नेशनलिस्ट पेंटिंग्स बनाए साहब। ये नेशनलिज्म के भरे हुए पेंटिंग थे जिसके कारण भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं रोमांटिक नेशनलिज्म, है ना। तो एक कलाकार होता है, कोई कारीगर होता है, कोई पेंटर होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है कि देखिए कुछ इस प्रकार का हम लोग को काम करना है, समझे आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली वी फाइंड मल्टीपल म्यूजिक एग्जाम्पल्स। वी ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस साहब, है ना। तो लैंग्वेजेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो आपके यहाँ पे जब जब राष्ट्रवाद चलेगा उसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर मैं कहता हूँ भारत की बात करते हैं, तो भारत जब आज़ाद होने की तैयारी कर रहा था, जब इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ 1880s में, जो लीडर थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहुत उपयोग किया था। दे यूज इंग्लिश लैंग्वेज। उनको हम लोग मॉडरेट्स के रूप में पहचानते हैं। यू माइट हैव हर्ड इन द बुक्स, सीन इन द बुक्स एज वेल, कि जब इनिशियली इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई साहब, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वो कांग्रेस के लीडर्स मेनली अगर आप देखिए तो वो काफ़ी अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर रहे थे और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे। इसके कारण लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है। पर जैसे ही इनफैक्ट ये मॉडरेट्स के बाद जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल आए, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट के रूप में पहचानते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट जैसे ही आए उसके बाद भारत की पूरी सिस्टम बदल जाती है। अब ये बदलती क्यों है, उसके पीछे का कारण यही था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ऑल द एक्सट्रीमिस्ट आई वुड से लीडर्स, दे यूज द लोकल लैंग्वेजेस। रशिया इनफैक्ट जब पोलैंड के ऊपर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है, और रशिया ने जब बेसिकली पोलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन किया, तो पोलैंड के लोगों को कहा कि आपको अपनी भाषा नहीं बोलनी है और खाली रशियन लैंग्वेज ही उपयोग करना है। अब क्या आपको नहीं लगेगा कि पोलिश पीपल विल फील बैड, इनफैक्ट, है ना। भारत के साथ भी यही हुआ था कि भारत के ऊपर जब अंग्रेजों ने अपना अधिपत्य जमाया तो हमारी स्थानिक भाषाएं, द लोकल लैंग्वेजेस दैट वी आर स्पीकिंग, उसको उन्होंने डिथ्रोन कर दिया, उसको हटा दिया साहब, है ना। तो पोलैंड में भी यही होगा। पोलैंड के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स थी वो भाषा के द्वारा आई, कला के द्वारा आई, डांसेस के द्वारा आई, कल्चर के द्वारा आने की शुरुआत होती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पोलिश पीपल को लग रहा था कि हमको कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए पोलैंड के ऊपर कुछ कुछ रीजन्स ऐसे थे जो एक टाइम के ऊपर फ्रेंच आर्मी घुसी थी, पर वहाँ पे फिर लेटर ऑन फिर उसका पार्टीशन कर दिया गया था। 1830 के अंदर हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, याद आया कि नहीं आया। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जुलाई 1830 के अंदर क्रांति होती है। कब होती है? जुलाई 1830 के अंदर क्रांति होती है। ये जुलाई 1830 की जो क्रांति थी वो पूरे यूरोप के अंदर आग फैलाएगी। इसी की आग पोलैंड के अंदर भी फैलती है और बहुत बड़ा विद्रोह होता है अगेंस्ट द रशियंस, क्योंकि पोलैंड के लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। होता यह है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
वी कम टू नो दैट रशियंस ने उसको क्रश कर दिया। अब देखिए, पोलैंड के जो लोग थे उनको लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द रशियन ऑक्यूपेशन, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन ऑफ पोलैंड साहब। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल्सो कम टू नो कि पोलैंड के अंदर कुछ एक नया इनफैक्ट ग्रुप उभर के आया जिसे हम लोग कहते हैं क्लर्जी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्लर्जी लोग कौन थे। तो पोलैंड के अंदर बेसिकली जो भी रिलीजियस लीडर्स थे, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पोलैंड के अंदर उस टाइम पे रिलीजियस लीडर्स के रूप में आपको कौन दिखेंगे? वी फाइंड द क्लर्जी क्लास। ये क्लर्जी क्लास का मतलब ये होता है कि ये वो प्रकार के लोग हैं मेनली जो बेसिकली चर्च के साथ जुड़े हुए हैं साहब, ठीक है। तो इनको क्लर्जी कहते हैं। बेसिकली इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हमारी पोलिश लैंग्वेज का एक मुख्य मुद्दा बनाएंगे और पोलैंड के लोगों को जागरूक करके बताएंगे कि भाई हम लोग को यूनाइटेड होना है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि पोलैंड के अंदर बहुत सेंसिटिव इशू क्रिएट हो जाता है इसके बाद। क्यों? क्योंकि पोलैंड के अंदर जो राष्ट्रवाद था, वो राष्ट्रवाद के अंदर बेसिकली लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल साहब, ठीक है। अब देखिए कि लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है पोलैंड के अंदर साहब। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पोलिश लैंग्वेज जो थी वो बोलने के लिए लोग उत्साहित थे, पर उसके सामने अगर आप देखोगे तो रशियंस ने अपनी लैंग्वेज डाल दी थी। रशियन ने कहा था कि आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी साहब। अब ये लोग कह रहे थे कि भाई वी विल नॉट स्पीक फॉरेन लैंग्वेज, है ना। वाई शुड वी स्पीक फॉरेन लैंग्वेज, हम क्यों विदेशी भाषा बोले साहब, है ना। तो ये चीजें दर्शा रही है कि किस प्रकार की घटनाएं वहां पे हो रही थी, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक रशियन लैंग्वेज थी, दूसरी फॉरेन लैंग्वेज थी, आपकी पोलिश लैंग्वेज थी। पोलिश लोगों का मानना था कि हम नहीं बोलेंगे साहब रशिया की लैंग्वेज साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाट इज हैपनिंग कि चर्च ने ऑर्डर दिया और चर्च ने लोगों को कहा कि आज के बाद हम लोग खाली और खाली पोलिश लैंग्वेज के अंदर ही अपने ऑर्डर्स देंगे। आज के बाद हमारी जो भी कन्वर्जेशंस होगी वो भी पोलिश लैंग्वेज के अंदर होगी। अब देखिए चर्च का इंपॉर्टेंस क्या है। चर्च कोई भी सोसाइटी होती है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कोई भी समाज के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द यूनिटी साहब। क्योंकि बेसिकली यूरोप के अंदर मैं कहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर खासियत ये होती है कि एवरी संडे अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं मासिस के लिए। हाँ, यू माइट हैव सीन एवरी संडे पीपल विल बी यूनाइटेड फॉर द मासिस, संडे मासिस कहते हैं साहब, ठीक है। जनरली ये प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी। वहां पे एक बार पादरी ने कह दिया, इफ द फादर ऑफ द चर्च हैज डिसाइडेड दैट विल बी स्पीकिंग ओनली इन पोलिश लैंग्वेज, विल बी टॉकिंग ओनली इन द पोलिश लैंग्वेज, तो उसके बाद क्या होगा कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है सब लोग मानेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो तो क्रिश्चियन थी। द पॉपुलेशन ऑफ पोलैंड एट दैट टाइम वॉज क्रिश्चियन। और अगर उनके कोई धर्म गुरु ने कह दिया है कि हमको हमारी भाषा में ही बातचीत करनी है, तो उसके कारण क्या होगा साहब, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के कारण जो पोलिश लैंग्वेज का इशू था वो बहुत ही इमोशनल इशू बन जाता है, समझे कि नहीं समझे। और मैं आपको अभी भी बता देता हूँ दोस्तों, आप भाषा के साथ छेड़खानी मत करिए। आप कोई भी पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश करवा सकते हो, पर जैसे ही आपने पब्लिक की लैंग्वेज की नस पकड़ ली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इवन इंडिया के अंदर भी इसके कारण प्रॉब्लम हुआ था। 1956 के अंदर आसाम नाम का राज्य जो है आज की तारीख में भारत के अंदर, आसाम ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की पॉलिसी बदल दी। 1956 के आसपास का पीरियड है और उसने पूरे आसाम के अंदर सिंगल लैंग्वेज का कंसेप्ट डाल दिया जिसे हम लोग कहते हैं आसामीज लैंग्वेज, और कहा कि आसामीज लैंग्वेज विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल द अदर थिंग। अब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे रहने वाले जो लोग थे उनको बुरा लग गया साहब। और भी लोग थे वहां पे, नगा लोग थे साहब वहां पे, अगर आप देखोगे मिजो पॉपुलेशन थी वहां पे, मेघालय की लोग थे, गारो खासी जैंतिया के ट्राइबल पॉपुलेशन थी। दे डिड नॉट लाइक द इम्पोजिशन ऑफ सिंगल लैंग्वेज, है ना। 1956-57 के आसपास श्रीलंका का एग्जाम्पल दिखेगा। श्रीलंका ने एक बार उसने क्या किया, श्रीलंका की सरकार ने, कि इन्होंने सिन्हालिस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और वहाँ के जो तमिल्स थे और द तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका वो वाज इन माइनॉरिटी, उनके ऊपर आपने एक लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। फिर विद्रोह हुआ श्रीलंका के अंदर। यू माइट हैव सीन दिस रिजल्टेड इनटू अ रिवॉल्ट इन श्रीलंका, है ना। तो आप समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केसेस। हाँ, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म बहुत मैटर करता है। पोलैंड के लोगों को पता चला कि अगर राजकीय रूप से हमको इकट्ठा होना है तो भाषा हम लोग को इकट्ठा करेगी। क्योंकि हम लोग 3 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है। कुछ रीजन्स हमारा प्रशिया ने लेके रखा है, कुछ रीजन्स हमारा ऑस्ट्रियंस ने लेके रखा है,
कुछ रीजन्स हमारा पोलैंड ने लेके रशिया ने लेके रखा है। तो ये 3 रीजन्स को इकट्ठा करने के लिए एक ही कॉमन चीज़ है, वो है भाषा। क्योंकि ज्योग्राफिकली सबके अलग-अलग रीजन्स हैं, सबकी अलग-अलग कैलकुलेशन चलती है, पर लैंग्वेज सबकी एक है। लैंग्वेज हम सबको बाइंड करेगी साहब, है ना? तो एक वन लैंग्वेज का कंसेप्ट है यूरोप के अंदर बहुत चला लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के रूप में। यूरोप के अंदर जब हम लोग पोलैंड के एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन विल सी द पोलिश एग्जाम्पल, तो हमको पता चल रहा है कि लैंग्वेज ने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के ध्यान में रखते हुए हम लोग जब देखेंगे, तो पोलिश चर्च जो था, उसने जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना था वो पोलिश लैंग्वेज में करने की शुरुआत की। वी सी दैट रशियंस ने इसके बाद बहुत सारे पोलिश प्रीस्ट हुआ करते थे, बिशप्स हुआ करते थे, उन सबको जेल में डाल दिया, उनको साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने मना किया कि हम लोग रशियन भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। अब आप देखिए कि रशियंस कितने श्रूड हुआ करते थे, हाउ बेसिकली द रशियन अथॉरिटी यूज टू वर्क। रशियंस ने मना कर दिया पोलिश पादरियों को और कह दिया कि अगर आपने रशियन लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया तो आपको जेल में डालेंगे, साइबेरिया भेजेंगे। अब साइबेरिया अगर आपको पता होगा, दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। इतनी ठंडी रहती है कि बात मत करिए साहब, है ना? साइबेरिया के अंदर आपने देखा होगा -30, 40, 50, 60, 70 तक चला जाता है। वहां पे इन लोगों को भेजा जाता था साहब। तो यू कैन इमेजिन कि काम करवाने के लिए इनको पनिश किया जाता था कि अगर आपने हमारा कहा नहीं माना तो इस तरह से पनिश करेंगे आप। तो आप सोचिए ऐसी कंडीशन हुआ करती थी वहां पे पोलैंड के अंदर साहब, ठीक है? तो पोलैंड के अंदर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म बहुत चला, और जो जो पूरी कहानियां बनती है, जो पूरी स्टोरी बनती है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी पोलिश नेशनलिज्म को काफी तरह से इनफेक्ट, है ना, हाईलाइट कराने की कोशिश की जाएगी साहब, ठीक है? तो आप देखिए कि लैंग्वेज हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, फिल्म्स हो गई। फिल्म्स तो खैर उस टाइम पे ज़्यादा बनती नहीं थी, फिल्म्स लेटर ऑन काफ़ी बनेगी। भारत के अंदर भी मूवियों के द्वारा, ये जितनी भी फिल्म्स है उसके द्वारा कितना सारा नेशनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जाती है ना? तो एवरीवेयर वी फाइंड द केस, है ना? हर जगह हमको इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो ऐसे ही नहीं आती। उसके पीछे आपको बहुत सारे, वो हम लोग कह सकते हैं कि रोल्स देखने को मिलेंगे, और मेनली हम लोग को ये जो लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस मिलता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो नेशनलिज्म है इसके द्वारा पेंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वाई पेंटिंग इज इंपॉर्टेंट साहब, ठीक है? अब पेंटिंग का इंपॉर्टेंस आपको कहाँ पे दिखेगा साहब, ठीक है? तो एक फ्रेंच पेंटर है जिसका नाम है डेला क्रॉइक्स। ये डेला क्रॉइक्स ने के द्वारा बेसिकली एक पेंटिंग कहीं ना कहीं हाईलाइट कराया गया है, और ये ग्रीक नेशनलिज्म को दर्शाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ग्रीस यूज्ड टू बी ए कॉलोनी ऑफ द ऑटोमन्स। ऑटोमन्स का मतलब है टर्की साहब, ठीक है ना? क्योंकि टर्की का जो एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर का, वहाँ पे साम्राज्य हुआ करता था साहब। तो टर्की ने बहुत बड़ा साम्राज्य फैलाया था। अब वहाँ ग्रीस के लोग मना कर रहे थे कि भाई हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, वी नीड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग साहब, ठीक है ना? तो ये जो पूरी की पूरी कहानी इसी के साथ आपको देखने को मिलती रहेगी साहब, ठीक है ना? सो एक फ्रेंच पेंटर है, ये फ्रेंच पेंटर ने ये पेंटिंग बनाया, और ये पेंटिंग के द्वारा इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि कैसे 20,000 से ज़्यादा ग्रीक, मतलब जो ग्रीस के लोग थे, उनको बेसिकली टर्क लोगों ने एक आइलैंड के ऊपर मार दिया था, समझे आप लोग, ठीक है? ये आइलैंड का नाम था चियोस करके आइलैंड था, गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने पेंटिंग के अंदर वुमेन और चिल्ड्रन को दर्शाने की कोशिश की है, बच्चों को दर्शाया है, अगर आप देखोगे स्त्रियों को दर्शाने की कोशिश की है, और इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि देखो ये ग्रीक लोगों के साथ क्या हालत हुआ करती थी। खैर, ये 1824 के आसपास का बेसिकली इनफैक्ट ये पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम है द मैसेकर एट चियोस। अब आप समझिए कि ये पेंटिंग से बेसिकली ग्रीक नेशनलिज्म को ये मजबूत कराने का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि देखो ग्रीस के लोग इकट्ठे होंगे आज नहीं तो कल, टर्की ने इनके ऊपर जो अत्याचार किया है, ये टर्की का अत्याचार का जवाब दिया जाएगा, और इसका जवाब इसी तरह से होगा कि ये ग्रीक लोग इकट्ठे होंगे और टर्की को शायद उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ की इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो सफरिंग है, इनको किस तरह से परेशान किया गया है, वो दर्शाने की कोशिश की गई है साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो आप समझिए कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हाईलाइटेड ओवर हियर। ऐसा नहीं था कि खाली एक ही चीज इन्होंने ये बताई थी। तो ये बहुत सारी चीजों के द्वारा पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स कैसे राष्ट्रवाद लाता है, आप सोचिएगा कि कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म इंडिया के अंदर कैसे चला, क्योंकि नेशनलिज्म एक थीम है। राष्ट्रवाद कहीं भी आ सकता है, और कभी कभी क्रिकेट की मैच में भी आ जाता है राष्ट्रवाद। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ कभी कभी मैच होती है तो अचानक से फुल फुल टू नेशनलिज्म आ जाएगा कि भाई आज तो हम लोग है ना लड़ाई कर देंगे, है ना, पूरी बैट बॉल्स के साथ धड़ाधड़ी वर्ल्ड कप की मैचेस आपने देखी होगी साहब। तो नेशनलिज्म को जो एक्सप्रेस करने का है वो नज़रिया है, एक सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है, पर रोमांटिसिज्म के रूप में आपको पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स का आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। आज इनफैक्ट इंडिया के अंदर हम लोग कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम लोग डाइवर्स भी है पर यूनाइटेड भी है, उसके पीछे कुछ कुछ कल्चरल फीलिंग है, कल्चरल थॉट है, वो सेम है हमारे।
हम कहते हैं कि हिस्टोरिकली हम लोग यूनाइटेड थे, अशोक के समय पे हम लोग यूनाइटेड थे, अकबर के समय पे हम लोग यूनाइटेड थे साहब। अकबर ने भी जो साम्राज्य बनाया था उस दौरान भी एकता डेवलप हुई थी, पॉलिटिकल यूनिटी साहब। पर मेनली हमको एक चीज़ बहुत दिख रही है, वो है कल्चरल एस्पेक्ट, जहाँ कल्चरल ट्रेंड में हमारी यूनिटी कुछ अलग ही तरह से बढ़ने की शुरुआत होगी साहब, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी म्यूजिक है, बहुत सारी स्टोरीज दिखेगी, उसमें जर्मन्स की फोक स्टोरीज दिखेगी और फोक म्यूजिक का इंपॉर्टेंस दिखेगा। पोलैंड के अंदर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म आया। अब इसी की जो पूरी की पूरी इनफैक्ट कहानी है, उसमें कहीं कहीं पे फोक टेल्स का सिग्निफिकेंस भी दिखेगा साहब, ठीक है। तो आपको ग्रिम ब्रदर्स का नाम दिखेगा, ये फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ पूरा का पूरा टॉपिक आपको दिख जाएगा साहब, ठीक है ना। सो यहाँ एनसीईआरटी क्या कहता है, ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ वेरी फैमिलियर नेम साहब, ठीक है ना। तो ये ग्रिम करके दो भाई थे जिनका नाम था जैकब एंड विल्हेम। इनका जन्म जर्मनी के अंदर हुआ था, हैनो करके जो सिटी है। इन्होंने बेसिकली पढ़ा तो था लॉ, मतलब जो कानून होता है, एलएलबी उस टाइम पे जो भी होता था वो सब किया था। बट इनका जो विषय था वो खास करके इन्होंने पुरानी कहानियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और वहाँ गांव गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, और उनकी जो भी पूरी कहानियां हैं ना वो सब लिखते थे साहब। अब देखिए कहानी क्या होती है, आपने बेसिकली कंपाइलेशन करना शुरू कर दिया, कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज। और जब कहानियों का कंपाइलेशन होता है, आपने उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया, आपने उनके समय पे उन्होंने जो जो घटनाएं फेस की थी उनको सब इंक्लूड किया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी जो लिखी हुई जो पूरी कहानियां हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएगी, बच्चे बूढ़ों के अंदर पॉपुलराइज होगी। 1812 तक आते आते ये जितने भी ब्रदर्स थे, ये आपके ग्रिम ब्रदर्स थे बेसिकली, विलियम एंड जैकब, इन दोनों इनफैक्ट इतने पॉपुलर हो गए जिन्होंने लिबरल पॉलिटिक्स के अंदर अपना दबदबा बनाया, और खास करके इन्होंने बेसिकली प्रेस के अंदर अपनी स्टोरीज को पब्लिश किया। अब देखिए इन्होंने जर्मन लैंग्वेज के अंदर पूरी जर्मनी की जो स्टोरी है वो पब्लिश करनी शुरू कर दी। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, ठीक है। तो इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि देखिए हम लोग इकट्ठे थे। जर्मनी भी उस टाइम के अंदर मैंने आपको बताया था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स। कितने राज्यों के अंदर डिवाइडेड था, 39 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। सो ये भी चाहते थे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, पर जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे करेंगे साहब। तो एक साइड के ऊपर बिस्मार्क था, जहां बिस्मार्क बोल रहे हैं कि भाई हम यूनाइटेड करके देंगे, आप चिंता मत करिए, हम आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी यूज करेंगे, हम पूरी तरह से जर्मनी को एक करेंगे। कौन हमको मना करता है, देखते हैं हम लोग उसका ना टांग तोड़ दे उसका, गेटिंग अपॉन। एक साइड के ऊपर आपको ये कंडीशन दिखेगी, दूसरी साइड के ऊपर हमको ये भी दिख रहा है कि गांव गांव में घूमने वाले लड़के थे साहब, जो पूरी कहानियां इकट्ठा करते हैं और एक एक जर्मन ग्लोरी, जर्मन पास्ट, उसको हाईलाइट करते हैं इन द जर्मन लैंग्वेज। और इन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट बताने की कोशिश की कि जर्मनी जब तक यूनाइटेड नहीं हो पाएगा, जब तक फ्रेंच डोमिनेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगा साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट है ना। ये चाहते थे कि हमारा खुद का कल्चर बने, ये चाहते थे कि हमारा जो कल्चरल पास्ट है उसका रिवाइवल हो, रिवाइवल समझ में आता है आपको, उसका पुनर्जीवन होना चाहिए साहब। तो ये सब कंडीशंस में इन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन के सामने इन्होंने लिखा, इनकी खुद की प्रेस चला करती थी। और इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने जो फ्रेंच डोमिनेशन के सामने जर्मन कल्चर का जो आइडेंटिटी है उसको और हाईलाइट कराया, और कहा कि भाई हम लोग जो है वो प्योर जर्मन स्पिरिट को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो जर्मन लैंग्वेज है उसकी कहानियाँ पॉपुलर हो, और हमारे अंदर एक जर्मन आइडेंटिटी बननी चाहिए साहब, ठीक है। तो एक जो जर्मन नेशनल आइडेंटिटी का जो प्रश्न है कि जर्मनी के लोग सब एक है, जर्मनी के लोगों के अंदर कोई इश्यूज नहीं है, जर्मनी के लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है साहब, है ना। तो इन सब को बेसिकली हाईलाइट और पॉपुलराइज कराने का काम इनका ये ग्रिम ब्रदर्स का आपको दिखेगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, रोमांटिसिज्म में आपको तीन चार चीज़ें आपको पता चलेगी, समझे आप लोग, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि हाउ रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म साहब, है ना, ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है, हाउ इट इज इंटर रिलेटेड साहब, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म इंटर रिलेटेड क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये लैंग्वेज के कारण लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, ये लिटरेचर के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, और दूसरी मैंने आपको बताया फोक स्टोरीज का डेवलपमेंट होता है, समझे आप लोग, ठीक है। यही लैंग्वेज आप देखोगे तो आपके म्यूजिक के अंदर यूज होगी साहब, इंक्लूडिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे आपको डांस की जो स्टोरीज है वहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो एवरीवेयर वी कैन सी, ठीक है, एंड हर जगह के ऊपर आपको जर्मन नेशनलिज्म का एक आपको सिग्निफिकेंस मिलेगा। फिर हमने देखा पॉलिश नेशनलिज्म,
और अगर इसको कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, अगर इनको कंपेयर करते हैं इंडियन नेशनलिज्म के साथ, तो इवन इन द इंडियन नेशनलिज्म वी फाइंड द सेम थिंग, है ना। लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर भाषा हमने हमारी लोकल लैंग्वेज का उपयोग ना किया होता राष्ट्रवाद को बढ़ाने के पीछे, तो हो सकता था कि भारत की जो एकता है, अखंडता है, भारत की जो यूनिटी है, वो उतनी मजबूत ना होती। और हमारी तो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी, तो हमारे यहाँ पे तो हर एक एरिया में एक लोकल लीडर उभर के आएंगे जिन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया कि इंडिया में अगर हम लोग इनफैक्ट यूनिफाई होकर रहेंगे तो ही हमारा भला होगा। इट कैन ओनली बी आई वुड से एन एडवांटेज फॉर अस अगर हम लोग इकट्ठे होंगे साहब, ठीक है। तो ये सब कंडीशन में हमको पता चलता है कि रोमांटिक नेशनलिज्म बहुत ही पॉपुलर हुआ। और ये जो रोमांटिक नेशनलिज्म है बेसिकली काफ़ी यूरोप में चलता है। अब आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है यूरोप के अंदर साहब, ठीक है। यूरोप के अंदर मैंने अभी आपको बताया, अभी तक आपको समझाने की कोशिश की कि जैसे 1815 के अंदर वियना कांग्रेस की घटना के बाद पूरी तरह से इनफैक्ट राष्ट्रवाद को तोड़ने की कोशिश की। वियना सिस्टम ने नेशनलिज्म को तोड़ा, बट पैरेलली हमने ये समझने की कोशिश की कि रोमांटिक नेशनलिज्म यूरोप में चलता रहा साहब, ठीक है ना। रोमांटिक नेशनलिज्म की मतलब है कि जो फीलिंग है वो चलती रहती है। इसके साथ साथ उस टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज भी उभर के आए, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो चाहते थे कि हम लोग क्रांति करेंगे साहब। और इसी का परिणाम रहा कि 1830 तक आते आते जुलाई महीने के अंदर रिवॉल्यूशन हो गया। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो क्रांति होती है उसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट साहब, ठीक है। रिवॉल्यूशन के पीछे का कारण था एक तो राष्ट्रवाद। और जब हम लोग राष्ट्रवाद देखते हैं तो इसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको एक एक करके फैक्टर्स को डिस्कस करा रहा हूँ। पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म का जो आइडिया है, इसके पीछे के जो फैक्टर्स है, ये नेशनलिज्म के फैक्टर्स कहाँ कहाँ इनफैक्ट मैटर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं साहब। अब आप देखिए कि भूख लोगों को इकट्ठा करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपको तकलीफ पड़ रही है तो क्या तकलीफ के कारण आप इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, मैं इंटरेस्टिंग शब्द बता रहा हूँ। एक है हंगर। डोंट यू थिंक हंगर एंड हार्डशिप विल लीड टू यूनिफिकेशन साहब। क्योंकि अगर आप गरीब हो, अगर आप भूखे तरसे एक जगह के ऊपर कहीं बैठे हो और आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, पर उनके अंदर एक कॉमन फीलिंग आएगी। और क्या फीलिंग आएगी कि आज हमको तकलीफ पड़ रही है, आज हमको भूख जो हमारी है और हमको खाना नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे कुछ कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल्स है ना। और इन बिटवीन दे विल कम टू नो कि हम लोग को ये गरीब रखने के पीछे, हम लोग को खाना पीना ना मिलने के पीछे का जो मुख्य कारण है, उसमें हमारे शासक रिस्पॉन्सिबल है, आवर रूलर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट, है ना। तो क्या होगा साहब, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी सम काइंड ऑफ रिवॉल्ट विल टेक प्लेस। जुलाई 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ। उसके बाद वंस अगेन फरवरी 1848 के अंदर एक और रिवॉल्यूशन होगा। यूरोप के अंदर है ना, रिवॉल्यूशंस चलते रहते हैं। क्रांति एक ऐसी घटना है जो एक मैं कहूँगा कि सिंगल फेज इवेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट, रिवॉल्यूशन इज़ अ प्रोसेस। और यूरोप में तो ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ही बता दिया था कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति होती है तब से चल रही है साहब, ठीक है। तो ये आज का भी नहीं है। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस आई वुड से। तो अब यूरोप की अब समझने की कोशिश करते हैं कि 1830 1848 के रिवॉल्यूशंस तक आते आते किस तरह से ये जो नेशनलिज्म है दिस विल क्रिएट अ पॉपुलर रिवॉल्ट, है ना। वंस अगेन फिर से रिवॉल्ट की क्यों शुरुआत होती है साहब। अब 1848 तक आते आते बेसिकली क्यों रिवॉल्ट हुआ, व्हाई द रिवॉल्ट इन 1848 टुक प्लेस। अब 1830 का जो रिवॉल्ट था दैट वाज अ फैक्टर ऑफ नेशनलिज्म। मैंने आपको बताया कि उसमें तो बेसिकली मोनार्की से लोग नाराज थे एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द ग्रीक इंडिपेंडेंस, द बेल्जियम इंडिपेंडेंस, पोलैंड के अंदर भी विद्रोह, वो सब जगह पे होता है। 1848 के अंदर रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, अब आप समझने की कोशिश करिए। 1848 के रिवॉल्यूशन के होने के पीछे का कारण है द पीरियड बिटवीन 1830 टू 1848। 1830 से लेके 1848 के अंदर यूरोप के अंदर बेसिकली कुछ समाज व्यवस्था, कुछ राज्य व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी जिसके कारण यहाँ पे भी हमको जो है विद्रोह की कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। मोनार्की वाज स्टिल देयर। मोनार्की 1830 के अंदर भी अभी हटी नहीं थी यूरोप के अंदर। अब जहां जहां राजाशाही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, लोग नाराज है अपने राजा से, उनको लग रहा है कि राजा कुछ संभाल नहीं कर पाएगा साहब। और उस टाइम के अंदर ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी उभर के आ रहे हैं आपके यहाँ पे। इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा ट्रेंड था।
जहां आपके यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइजेस बढ़ रहा था, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा अगर आप देखोगे तो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गया था 1830 के बाद, या 1800 का जो दशक था वो यूरोप के अंदर असमानता का दशक था। मतलब किसी के अंदर अगर आप देखोगे तो दो वर्ग था, एक था जिसे हम लोग कहते हैं हैव क्लास, दूसरा था जिसे हम लोग कहते हैं हैव नॉट क्लास। ये हैव नॉट के बीच में अंतर ही आपको यहाँ पे दिखेगा। 1830 टू 1848 का पीरियड जो था, दैट वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूरोप। ये क्राइसिस कुछ भारी पड़ रहे थे वहाँ के इनफैक्ट शासकों को। तो 1830s वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप साहब। उसके पीछे का कारण आपको दो तीन दिखेगा। एक तो इनफैक्ट आपके यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। अब एक चीज़ याद रखिएगा साहब, है ना, जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। राजकीय रूप से स्थिरता नहीं रहती है तो वहाँ वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्थिक रूप से प्रगति भी नहीं होगी। ये आपको एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, व्हाई आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। यू सी द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज विच आर टॉर्न विद सिविल वॉर। ऐसे बहुत सारे मुल्क है, ऐसे बहुत सारे प्रदेश है दुनिया के अंदर जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। और ये जो गृह युद्ध या जिसे हम लोग सिविल वॉर के रूप में पहचानते हैं, वहाँ की खासियत ही आपको ये दिखेगी कि वहाँ पे राजकीय अराजकता होने के कारण आर्थिक विकास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डिसीजन ही नहीं लिए जा रहे हैं। एक आपकी टैक्सेशन सिस्टम मजबूत नहीं है, रेवेन्यू सरकार को नहीं आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वाई वुड अ फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी इनटू अ कंट्री जहां पे आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है साहब, है ना। तो यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है, यूरोप के अंदर भी यही हो रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक साइड के ऊपर इनफैक्ट वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा था तो एक इश्यूज क्रिएट हो रहा था। दूसरा हमको वहीं कहीं पे देख भी रहा है, कुछ कुछ रीजन्स के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की शुरुआत हुई। जैसे मैं कहूँगा वेस्टर्न यूरोप जो है, अब वेस्टर्न यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति होने की शुरुआत होती है। और औद्योगिक क्रांति जब हो रही है उस दौरान आपकी सोसाइटी दो क्लास के अंदर बट जाती है। एक को कहते हैं हैव क्लास और दूसरे को कहते हैं हैव नॉट क्लास। अब आपने ये पढ़ा होगा हैव और हैव नॉट क्या है साहब, ठीक है। यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड कि व्हाट इज हैव एंड हैव नॉट क्लास। हाँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा दोस्त, है ना। तो हैव क्लास ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा था, हैव नॉट था जिसके पास कुछ नहीं था साहब, ठीक है। अब आप देखिए कि औद्योगिक क्रांति जब यूरोप में हो रही थी 19 सेंचुरी के जो शुरुआत का पीरियड है, उस दौरान पॉपुलेशन यूरोप का बहुत बढ़ गया है। अब आप समझने की कोशिश करिए, जब पॉपुलेशन बढ़ता है आपके यहाँ पे जॉब सीकर्स है उनकी संख्या बढ़ेगी साहब, पर जॉब गिवर्स जो है, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग नौकरी दे, वो तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो क्या हो रहा है कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। 1800 के बाद का जो पीरियड है वहाँ यूरोप के अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है साहब। और पॉपुलेशन के कारण बेसिकली जो लोग थे उसमें जॉब सीकर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। लोग चाहते थे कि भाई हमको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अब नौकरी गांव के अंदर तो मिलेगी नहीं, सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड माइग्रेशन। अब लोग क्या करते थे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करने की शुरुआत करेंगे। यूरोप के अंदर जो उस टाइम पे शहर थे, वो शहरों के अंदर लोगों ने आने की शुरुआत की, पर घर तो था नहीं शहर में रहने के लिए। तो आपको देखने को मिलेगा स्लम्स का डेवलपमेंट होगा। वेस्टर्न यूरोप के अंदर उस टाइम पे औद्योगिकरण की थोड़ी थोड़ी शुरुआत थी, और वहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट स्लम्स बनने की शुरुआत होती है। अब आप समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है वहाँ पे यूरोप के अंदर। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसी हो रही है और समाज को किस तरह से परिस्थिति में फेस करना पड़ रहा है, वहाँ हमको पता चल रहा है कि इंग्लैंड जो है वो औद्योगिक क्रांति से ऑलरेडी चला जा चुका है। मतलब उसका जो पीक पीरियड है वो आ गया है। इंग्लैंड इज गोइंग सुपरबली साहब, ठीक है। उसके सामने अगर आप देखोगे तो यूरोप के अंदर जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको अपना जो सामान था वो बेचने में प्रॉब्लम पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मशीन से बना हुआ सामान था, वो यूरोप के गांवों के अंदर, यूरोप के शहरों में बेचा जा रहा है। अब देखिए यूरोप के लोग ऐसे भी बेकार थे, ऊपर से इंग्लैंड का सामान आके उनकी जो बेकारी थी वो और बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाएगा साहब, व्हाट इज हैपनिंग साहब। वी कम टू नो कि यूरोप के अंदर की जो समाज व्यवस्था थी, द सोशल कंडीशन इन यूरोप वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो है ना अपने पीक के ऊपर आ गया था, वो आज नहीं तो कल फटने वाला था साहब, है ना। क्यों, पॉपुलेशन बड़ी है, लोगों के पास बेरोजगारी है, और ऊपर से जो भी छोटा मोटा बिजनेस चल रहा था वो इंग्लैंड ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड के अंदर जो मशीन मेड गुड्स है वो सस्ते में बनते थे, वो सब इंग्लैंड इंपोर्ट करके या बेसिकली एक्सपोर्ट करके पूरे यूरोप के अंदर बेचता था।
तो इंग्लैंड का जो सामान चलता था वहाँ पे यूरोप के जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इसके नुकसान होंगे कि नहीं होंगे, है ना। सो द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स इन इंग्लैंड हु बेसिकली इन यूरोप हु वर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ जॉब्स, हु आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल पॉपुलेशन, उनका भी धंधा ठप हो गया साहब, है ना। आजकल हम देखोगे हमारा बाजू वाला नेबरिंग कंट्री यही करता है ना। तो यू माइट हैव सीन द नेबरिंग कंट्री टू इंडिया, हमारे ईस्टर्न साइड में जो नेबर है नॉर्थ ईस्ट साइड में, वो यही तो काम करता है साहब, ठीक है। वो क्या करता है कि अपना सामान जो प्रोडक्शन किया है वो भर भर के इनफैक्ट बाकी सारे कंट्रीज में डंप करेगा। तो वहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो ये हमारे नेबरिंग कंट्री के कारण हिट पा गई, और वहाँ इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे बेचारे, सबके सब बेरोजगार हो गए। यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो हमको जो भी छोटे प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के अंदर, उन लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी। अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब सीकर्स बहुत है, जॉब गिवर्स लिमिटेड है। ऊपर से अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट सोसाइटी के अंदर आ गया, क्योंकि लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, और जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी फाइंड कि बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो यूरोप में ठीक ठाक काम दे सकती थी, उन सबको मेनली बहुत बड़ा फटका पड़ा, क्योंकि उन लोग का विकास नहीं हो पाया था। इंग्लैंड से सामान जो आ रहा था वो मशीन मेड था। यूरोप के अंदर अभी भी उतना मशीन बनने शुरू नहीं हुए थे जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। सो वी कम टू नो दैट सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अब आप देखिए कि 1830s का जो पूरा पीरियड है, मैं आपको बता रहा था अभी, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि वाई द 1838 रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, है ना। 1848 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो ये जो 18 साल है, ये 18 साल के पीरियड को अगर आपको समझना है तो आपको यही देखना है कि भाई क्या क्या घटनाएं हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, है ना। तो जुलाई 1830 के अंदर ये सिचुएशन हो रही है, और वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यूरोप की सिचुएशन बहुत ख़राब है, और यूरोप के अंदर जो भी छोटे मोटे किंगडम्स थे वो भी अपना इनफैक्ट, है ना, घर बार नहीं चला पा रहे साहब, ठीक है। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग 1830 से लेके 48 का जो पीरियड है उस दौरान और क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग फर्दर साहब, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी अब क्या हो रहा है साहब। देखिए, एक तो पहले आपको बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है यूरोप के अंदर। जस्ट अ सेकंड, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है साहब, ठीक है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हो रहा है, हाउ द इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी, समाज के अंदर असमानता है साहब, ह्यूज पॉपुलेशन बर्डन साहब। वहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण आपकी कमर टूट गई है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या साहब, है ना। तो ये सब कंडीशंस तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है। साथों साथ यूरोप के अंदर सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम है। अब क्यों प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ मोनार्की एस्टैब्लिश्ड होती है, पुरानी शासन पद्धति, वहाँ सोसाइटी के अंदर आपको अलग अलग क्लासेस ऑफ पीपल दिखेंगे साहब, ठीक है। और जहाँ पे राजाशाही है, जिसे हम लोग कहते हैं ओल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, बेसिकली जो पुरानी शासन पद्धति, वहाँ पे समाज व्यवस्था के अंदर एरिस्टोक्रेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल, यू विल फाइंड अ क्लास ऑफ पीपल who were basically landlords, who were belonging to the royal family, who had the power and the privileges। तो सोसाइटी में यूरोप के अंदर अभी भी एरिस्टोक्रेसी है, क्योंकि मोनार्की तो अभी अभी भी यूरोप के अंदर बैठा हुआ है साहब, ठीक है। 1830 के अंदर भी पता चल रहा है कि एरिस्टोक्रेसी होने के कारण, अगर आप देखोगे तो कॉमन मैन था, कॉमन मैन को क्या लग रहा था, कॉमन मैन को लग रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग अगेंस्ट अस, है ना। हमारे हमारे जो राइट्स है, हम लोग की जो भी इनफैक्ट अधिकार है, वो तो पूरे नहीं हो रहे साहब, स्टेट हमको फुलफिल करके नहीं दे रहा है, ऊपर से स्टेट हमारा शोषण कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप देखिए कि 1830s का जो पीरियड है, दिस इज द पीरियड वेयर यूरोप इज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल पीरियड। आर्थिक कटौती चल रही है वहाँ पे, सोसाइटी के अंदर एरिस्टोक्रेसी वर्सेस कॉमन मैन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पे कॉमन मैन चाहता है कि हमको राइट्स मिलने चाहिए, एरिस्टोक्रेसी कहेगा हम थोड़ी राइट्स देंगे साहब, हम तुमको राइट्स देंगे तो हमारे पास क्या होगा साहब, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं साहब, ठीक है। सो वी कम टू नो दैट एरिस्टोक्रेसी जो पावर एंजॉय कर रही थी, वहाँ पे जो पीजेंट्स हुआ करते थे, उनकी कंडीशंस खराब थी, उन लोग के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे। एंड इन दिस सिचुएशन वी सी दैट उस दौरान आपके फूड के प्राइसेस बढ़ गए। अब क्यों बढ़े साहब, क्योंकि आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर को आपने मॉडर्नाइज नहीं किया है। आपके यहाँ पे राजाशाही थी, तो राजा ने ये नहीं सोचा, द किंग डिड नॉट थॉट कि भाई मैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए इरिगेशन की चैनल्स बनवाऊँ, मैकेनाइजेशन कराऊँ,
पानी पूरा साल मिल पाए इसके लिए दूर कहीं नहर से बना के कैनॉल बैनॉल को डेवलप कराऊं सो दैट पानी खेत तक पहुंचे साहब। इंग्लैंड के अंदर सिचुएशन ये हो रही है, द सिचुएशन इन इंग्लैंड वाज गोइंग इन सच अ वे दैट कि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपके फूड प्राइसेस की इनफैक्ट बढ़ गई साहब। अब ये क्यों, इंग्लैंड कहाँ, यूरोप के अंदर, सॉरी माय बैड, यूरोप के अंदर। अब व्हाई दिस थिंग टुक प्लेस, द रीजन व्हाई दिस थिंग टुक प्लेस, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये होने के पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पूरे के पूरे यूरोप में कुछ कुछ रीजन में बारिश नहीं हुई थी, और बारिश नहीं होने के कारण आपका प्रोडक्शन नहीं चल रहा है साहब। अब देखिए क्या हो रहा है साहब, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया आपके यहाँ पे। वी फाइंड बिकॉज ऑफ द फूड प्राइसेस देयर विल बी राइज इन इन्फ्लेशन। तो इन दिस केस व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपके यहाँ पे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। तीसरा अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन चल रहा है। क्यों चल रहा है साहब इन्फ्लेशन? क्योंकि खाने की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि मोनार्की थी, मोनार्की डिड नॉट पेड अटेंशन। क्या हो गया? इट डिडंट पेड अटेंशन टू द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि राजा के पास अगर खाने का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप कराने के लिए या उसको बेसिकली आगे लेके जाने के लिए कुछ अगर पैसा वैसा होता, राजा के पास कुछ ना कुछ होता, तो बहुत सारी चीज़ें चल सकती थी। बट इन दिस केस वी सी दैट आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है। 1830 के बाद यूरोप के अंदर बहुत बड़ी असमानता बढ़ी। असमानता का मतलब है इनइक्वालिटी बढ़ती है। और हमेशा याद रखेगा कि जब जब आपकी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का अभाव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि समाज के अंदर न्याय नहीं है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, और लोगों के अंदर एक वर्ग है जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है साहब, सोशल प्रिविलेजेस के नाम के ऊपर लोगों का शोषण हो रहा है साहब, है ना। तो आज नहीं तो कल इसका रिएक्शन आना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यूरोप के अंदर 1848 तक आते आते एक ऐसी समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ था जहां यूरोप के अंदर जो पब्लिक थी वो बेसिकली सरकार से नाराज चल रही है, एंड दिस क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट, जहां 1848 के अंदर एक और रिवॉल्यूशन हो जाएगा, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी विल फाइंड द सेकंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 रिवॉल्यूशन। तो मैं आपको बता रहा था कि एक 1830 की क्रांति हुई, दूसरी हुई 1848 की क्रांति, 1848 की रिवॉल्यूशन। उन दोनों के साथ आपको लिंकेजेस करने आने चाहिए, उसको आपको वैक्यूम में नहीं पढ़ना है। यू आर नॉट सपोज टू स्टडी द 1848 रिवॉल्यूशन इन वैक्यूम साहब, ठीक है। 1848 का रिवॉल्यूशन जो था वो इसी के कारण होता है क्योंकि यूरोप के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की थी, यूरोप के अंदर जो कंडीशंस क्रिएट की गई है, वो कंडीशंस कहीं ना कहीं रिएक्ट करने लायक थी, और पब्लिक ने फिर इवेंचुअली रिएक्ट करवा दिया साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए उसके पीछे का कारण क्या था। तो 1848 के अंदर पेरिस के अंदर दूसरी क्रांति हुई, उसके पीछे का कारण उनकी राजाशाही, उनके यहाँ पे आर्थिक असमानता, उनके यहाँ पे समाज व्यवस्था का अभाव, और जो बेसिकली समाज व्यवस्था के अंदर जो प्रॉब्लम था उसके अंदर हमको देखने को मिलती रहेगी सर। We see that food shortages were widespread and wider unemployment brought the population of Paris onto the roads. पेरिस की पॉपुलेशन ने कहा कि भाई हमको खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट। इतनी खराब कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे उस टाइम पे जो इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर जिनके मोनार्क हुआ करते थे पेरिस के अंदर, उनको भगा दिया गया। लुई फिलिप हु वाज द किंग, ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली साहब। एंड इन दिस सिचुएशन वी कम टू नो कि 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद फिर से इनफैक्ट फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में बनता है, और ये रिपब्लिक के रूप में इन्होंने डिसाइड किया कि एनीवन हु इज अबाउट 21 ईयर्स उसको राइट टू वर्क मिलेगा। आप समझने की कोशिश करिए कि आज की तारीख में हम लोग राइट टू वर्क के रूप में नरेगा जैसे कानून लेके आए हैं भारत के अंदर 2005 के अंदर साहब। इन पेरिस के अंदर बेसिकली फ्रांस के अंदर जो समाज व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो राज्य व्यवस्था थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल सिस्टम, उससे लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने जब क्रांति की तो उन्होंने राइट टू वर्क उस टाइम पे दे दिया लोगों को, और कहा कि भाई देखिए कि हम इनफैक्ट, है ना, हमारी पब्लिक को अधिकार देते हैं और हम कहते हैं कि भाई इनके पास काम करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारी जगह के ऊपर नेशनल वर्कशॉप्स की शुरुआत होती है। ये नेशनल वर्कशॉप के द्वारा स्टेट ने इनफैक्ट आपके यहाँ जॉब देने की शुरुआत की, क्योंकि जब जब यहाँ पे जॉबलेसनेस होता है, याद रखेगा साहब, जब जब जॉबलेसनेस होगा लोगों के अंदर गुस्सा तो होता ही है साहब, एंगर तो होगा ही, पर वो एंगर कब निकलेगा वो आपको पता नहीं चलता। शासक के रूप में आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। नो माय फ्रेंड, नॉट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीजें हो जाएगी। दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन जहां सब कुछ आपके हाथ से बाहर चला जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती रहेगी साहब। खैर 1845 तक आते आते वी सी दैट आपकी जो
इनफैक्ट यूरोप के अंदर है, जो पेरिस की सिचुएशन है और भी कंट्रीज की सिचुएशन है, वहाँ पे रिवॉल्ट होगा। खैर, तो आपको 1848 का रिवॉल्यूशन समझ में आया। 1848 का रिवॉल्यूशन था वो हंगर हार्डशिप के कारण था साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये फरवरी 1848 के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। एक और रिवॉल्यूशन हुआ इसके पहले, वो है जुलाई 1830 का रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों रिवॉल्यूशन हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है। ये दोनों प्रोमिनेंट इसके लिए क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स है, इसके कारण फाइनली इनफैक्ट ये विद्रोह होता है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। जब जब हम लोग ये रिवॉल्यूशन को देखते हैं, वेन एवर वी सी द रिवॉल्यूशन, तो हमको पता चलता है कि ये जो सोसाइटी के अंदर जो दो अलग अलग प्रकार के इनफैक्ट क्लासेस बन गए हैं, उसके कारण ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह के अंदर आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ा रीजन था। 1848 के पहले कहीं कहीं पे आपको ये वीवर कम्युनिटी है, मतलब जो बेसिकली बुनकर लोग कहते हैं, कुछ बनाते हैं साहब कपड़ा वपड़ा, उन्होंने यूरोप के अंदर एक जगह है सिलेशिया, वहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने बेसिकली रिवॉल्ट करा दिया था। उसके पीछे का कारण ये था कि ये जो बुनकर है, ये जो सिलेशिया के बुनकर है, इनको कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल दिया जाता था अपने कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, पर इनको सैलरी या इनको जो पेमेंट था बहुत ही कम दिया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट देयर वर पीपल हु वर इकोनॉमिकली इम्पैक्टेड। और जब जब इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगा। 1848 के अंदर यही एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट आपको इसके अंदर से मिलता रहता है। अब आप देखने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो रिवॉल्ट हुआ है उसके अंदर बेसिकली 1845 के अंदर एक विलियम विलहॉप करके बेसिकली ऑथर थे, उन्होंने उसको ये हाईलाइट कराने की कोशिश की। अब आप देखिए क्या लिखते हैं, ठीक है। इन दिस विलेजेस विथ 18,000 कॉटन वीविंग मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, देर आर इनहेबिटेंट्स, जो बेसिकली 18,000 लोग हैं जो कॉटन बनाते हैं। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की हालत खराब हो गई है। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर साहब, है ना। तो इनसे काम ज़्यादा करवाते थे, सैलरी या इनको तनख्वाह नहीं देते थे। ऑन 4 जून at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages। इसके कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या कहा गया कि भाई देखो, हम आपके लिए कपड़ा तो बना के देंगे, हमको सैलरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के दो, हमको जो तनख्वाह मिल रही है, वेजेस मिल रही है साहब, वो बढ़ा दे दो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट जब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि ये लोग आए हैं तो इनको थोड़ा बहुत है ना समझा के, इनको कुछ कुछ लोगों को प्रेशराइज करके भगाने की कोशिश की गई। और जब इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने इनको प्रेशराइज किया तो इनके अंदर का ही एक ग्रुप था जिसने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर आता माजी सटकली, अब हमारा बहुत शोषण हो जाता है। एंड हेंस वी कम टू नो कि ये जितने भी मजदूर लोग थे, ये कारीगर लोग थे, ये घर के अंदर घुसे, कॉन्ट्रैक्टर का घर बार सबको तोड़ दिया, उसका कपड़ा वपड़ा जो भी था वो भी फाड़ दिया साहब। एंड कॉन्ट्रैक्टर की जो फैमिली थी वो बेसिकली भाग जाती है दूसरे गांव के अंदर। और इसकी भी आयरनी ये थी कि वो जब वो बेसिकली जब दूसरे गांव में मदद लेने जाते हैं तो दूसरे गांव वाले भी उसको मदद नहीं करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी 24 घंटे तक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से वहाँ भटकता है और उसके बाद उसने अपनी सेना की मदद ली, सरकारी जो सेना थी राजा की। और फाइनली इनफैक्ट ये जितने भी बुनकर थे जिन्होंने विद्रोह किया था उन सबको मार दिया जाता है, करीबन 11 बुनकरों को मारा गया। तो यू सी द कंडीशंस की वहाँ किस प्रकार की सामाजिक अव्यवस्था थी एंड हाउ द सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू रिवॉल्ट साहब, ठीक है। तो आप देखिए कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, उसमें इकोनॉमिक इशू बहुत होता है। तो 1848 की जो घटनाएं हैं उसमें आपको इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत बड़ा एक पॉपुलर रिवॉल्ट का बेसिस दिखेगा, समझे आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग 1848 की रिवॉल्यूशन का पूरा बैकग्राउंड पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 1848 की जो रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होती है उसमें इनका क्या रोल रहा है, व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ द लिबरल्स। अब आप देखिए, मैं लिबरल्स के बारे में क्यों पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि आइडियोलॉजी है लिबर्टी। और अगर आपने लिबर्टी को नहीं समझा है, वो चाहे 1789 हो, वो चाहे 1815 हो, वो चाहे 1830 हो, वो चाहे 1848 हो, वो चाहे 1860 हो, या फाइनली 1871 हो साहब, ये जितने भी इवेंट्स फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर होते हैं उन सब के अंदर आपको लिबर्टी नाम की जो विचारधारा है वो सबसे प्रोमिनेंट दिखेगी। और इसके लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द इवेंट्स दैट वी सी, इसमें ये लिबरल्स ही थे बेसिकली जो नेशनलिज्म को बहुत पॉपुलराइज कराया था। इनफैक्ट ये लिबरल्स ही थे जिन्होंने अपनी किताबों के द्वारा भी राष्ट्रवाद की फीलिंग्स बनाई थी। 1848 के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उसके द्वारा क्रांति तो हुई, पर क्या कोई कंट्री का फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि कंट्री का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे 1860 और 1871 तक आएगा, जब फाइनली इटली
और जर्मनी का पूरा जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का वो भी कंप्लीट होगा साहब, ठीक है। ये लिबरल्स ने राष्ट्रवादम के लिए फैलावे के पीछे किस तरह से वुमेन का रोल प्ले किया था साहब, और किस तरह से वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया इनफैक्ट यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाने के पीछे, उसको भी थोड़ा बहुत समझेंगे हम लोग, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, और किस तरह से वुमेन राइट्स को लेके बात हो रही है, किस तरह से वुमेन के मेनली जो इक्वालिटी की बात थी, जो नए बेसिकली रिफॉर्म्स हो रहे थे, उसमें क्या रोल प्ले होता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। खैर, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन ओवर सेशन फॉर द टुडे सेशन, आज का क्लास के लिए, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एनसीईआरटी के लिए ही। कल मेरा स्पेशल क्लास है ग्लोबलाइजेशन एंड कोविड-19। क्या ग्लोबलाइजेशन के कारण या कोविड-19 के कारण ग्लोबलाइजेशन अटक गया है? हैज़ ग्लोबलाइजेशन स्टॉप्ड साहब, है ना? अब ग्लोबलाइजेशन काम नहीं कर पा रहा है साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके यहाँ पे दिखेगी। ग्लोबलाइजेशन का सिग्निफिकेंस आज की तारीख में रिलेवेंट है कि नहीं है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कल रात को 9 बजे है एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड इट। यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव इवन वाइल डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन एज वेल। इसके अलावा 18 जनवरी को मेरा सेशन शुरू हो रहा है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, अनअकैडमी प्लस के ऊपर। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव। ये कोड यूज़ करिए एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम। उसी के साथ साथ मेरा एक और इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन चालू है अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, और जैसे ही आपने इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल का लीजिएगा, आई सजेस्ट मिनिमम 1 year और 2 year। यू कैन ऑल्सो टेक 3 year सब्सक्रिप्शन इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर। आई बी मोस्ट वेलकम टू हैप्पी एंड आई बी हैप्पी टू सी यू एंड टीच यू इन माई लाइव क्लासेज ऑन द प्लस सेक्शंस, है ना। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, बहुत मज़े करेंगे हम लोग, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करेंगे, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री को लेके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सारे एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आप इनके क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे। यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द सेशंस विच आर बीइंग टॉट बाय देम। खैर, आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज यूज दिस कोड PN लाइव फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, and I'll see you in the next class. Till then, keep studying. All the best.